हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था, एग्जाम्पल 5, राइट? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एग्जाम्पल नंबर 5 तक में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो डाउट। पेज नंबर क्या है क्वेश्चंस का? 260। ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 तक कॉस्ट शीट से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें क्या दे रखा है? प्राइम कॉस्ट 41,000। प्राइम कॉस्ट किन तीन चीजों से मिलकर बनती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट wages, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। करेक्ट। तीनों डायरेक्ट एलिमेंट जो है, मटेरियल, वेजेस और अदर एक्सपेंसेस, उनको मिलाकर प्राइम कॉस्ट बनती है। यहां दे रखा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ स्केल्ड लेबर विच इज ₹6,000, अनस्केल्ड लेबर विच इज ₹2,000। मुझे ये बताओ कि ये जो 6 और 2 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 8,000, ये ऑलरेडी 41,000 में इंक्लूडेड है या हमें करना है? इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड है, क्योंकि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्राइम कॉस्ट का पार्ट होती है। आगे दे रखा है वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड इज 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। अब मुझे ये बताओ कि जो वेरिएबल जो वर्क्स ओवरहेड है, वर्क्स ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, हम कहें कि फैक्ट्री ओवरहेड भी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है: इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और अगर इसको वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें तो फैक्ट्री ओवरहेड दो होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। जैसे यहाँ पर नोट्स में, इस पे आ जाओ, यहाँ ये हमने लिखा फैक्ट्री ओवरहेड। तो मैंने आपको इसको ऑल्टरनेटिवली बताया था कि जैसे ये दे रखा है कि फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये नेचर वाइज डिवाइडेड है। अगर इसको ऑल्टरनेटिवली मैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड करूं फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड को, तो इसमें वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, और सेमी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, ऐसे डिवाइड कर सकते हैं या नहीं? बोलो। यस अगर सर, कर सकते वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड करूं तो ऐसे, नेचर वाइज डिवाइड करें तो मटेरियल, वेजेस, अदर एक्सपेंसेस। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड भी होते हैं, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड भी होती हैं और सेमी वेरिएबल भी होते हैं। सेम अगर हम लोग ऑफिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको भी अगर डिवाइड करें तो इस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है या नहीं, ऑल्टरनेटिवली? हैं। यस सर। इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ये वेरिएबल ऑफिस ओवरहेड, फिक्स्ड ऑफिस ओवरहेड और सेमी वेरिएबल
ऑफिस ओवरहेड। तो वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर ओवरहेड्स को डिवाइड करना है तो वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो फैक्ट्री का वेरिएबल वाला पार्ट है वो 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है और फिक्स्ड ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी विच इज 8000, उसका कितना परसेंट लेना है? 100% या 160%? 100%, फिर उसके बाद बस, तो फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप दे रखा है ₹1800। सेल ऑफ स्क्रैप की वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? जो भी आपके प्रोडक्शन करते हो, अगर वहां पर कोई स्क्रैप निकलता है, उस स्क्रैप को अगर आप सेल करते हो तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा सर। कम करेगा। डिपेंड करता है कि ये जो सेल ऑफ स्क्रैप है वो किस स्टेज पर हुआ है। दो चीजें होती हैं, एक होता है रॉ मटेरियल आपने एक्वायर किया, परचेज किया, और फिर उसके बाद बिना उस पर कोई प्रोसेस किए उसमें से कुछ वेस्टेज निकला रॉ मटेरियल का, तो आपने उसको सेल कर दिया। तो जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आप कैलकुलेट करते हो उसमें से सेल ऑफ स्क्रैप वही माइनस हो जाएगी, मतलब प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त ही माइनस हो जाएगी। पर अगर किसी मटेरियल पे आपने प्रोसेस किया और फिर स्क्रैप निकला, तब आप फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त उस सेल ऑफ स्क्रैप को सब्ट्रैक्ट करते हो ताकि आपकी नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ सके। तो यहां पर चूंकि मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप सेल ऑफ स्क्रैप को फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त सब्ट्रैक्ट करोगे, ये अज्यूम करके कि आपने कोई प्रोसेस किया मटेरियल का, फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए मटेरियल डाला, पर वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन पाया। ओह सॉरी, फैक्ट्री के लिए प्रोडक्शन, फैक्ट्री में आपने प्रोडक्शन किया और वहां पे प्रोडक्शन के दौरान कुछ स्क्रैप निकला, उस स्क्रैप को आपने सेल कर दिया, तो वो आपके लिए इनकम है। तो जो भी इनकम है वो आपकी कॉस्ट को जो है रिड्यूस कर देगा। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूला लगाओ या स्टेटमेंट बना लो। तो फॉर्मूला से आपको मैंने स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन कराए, अब आप स्टेटमेंट फॉर्मेट में दे दो। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर वर्क कॉस्ट निकालनी है तो क्या मैं स्टार्टिंग से डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर सकता हूँ या प्राइम कॉस्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे कैलकुलेशन? प्राइम कॉस्ट से। करेक्ट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क्स कॉस्ट विच इज ऑल्सो नोन एज फैक्ट्री कॉस्ट। तो आप कैलकुलेशन कर रहे हो वर्क कॉस्ट की या फैक्ट्री कॉस्ट की। स्टेटमेंट बना लो। स्टेटमेंट बनाओगे तो पर्टिकुलर का कॉलम और अमाउंट के 2 कॉलम, एक कैलकुलेशन के लिए, एक फाइनल रिजल्ट के लिए। मेरे साथ साथ ड्रॉ करो बच्चों ये स्टेटमेंट। तो सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, अमाउंट और अमाउंट। पहला अमाउंट का कॉलम जो है वो कैलकुलेशन के लिए, दूसरा फाइनल रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त सबसे पहले मैं बेस किसको बनाऊं, क्या लिखूं? प्राइम कॉस्ट। और जो प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट कितनी दे रखी है? 41,000. 31, 41 41, 41। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड किया जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड। और फैक्ट्री overhead। ओवरहेड्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है? 3 तो 3 कर रखा है, पर यहाँ क्वेश्चन के सेमी according वेरिएबल। वैसे तो 3 होता है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है फैक्ट्री ओवरहेड्स को? में 2 पार्ट में। तो जो 2 parts वेरिएबल में. फैक्ट्री ओवरहेड है वो कितना है? 100% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है? 8,000। 8000 दैट इज 8000 रुपीज, 8000। तो 8000 का 100% कितना होता है?
8,000. 8,000 ही होता है। और फैक्ट्री ओवरहेड का जो सेकंड एलिमेंट है फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, वो कितना दे रखा है? 60% ऑफ 60%. डायरेक्ट wages. डायरेक्ट लेबर Direct कॉस्ट, wages. डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दैट इज रुपीज 8,000। तो 8,000 का 60% कितना? 4,800. 4,800। तो मुझे ये बताओ फैक्ट्री ओवरहेड कितने हुए टोटल? 2,800. 12,800। 12,800। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मेरी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, पर यहाँ पर ये कितना हुआ? 53,800। 53,800। नीचे की लाइन मत बनाना, क्योंकि अभी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट नेट नहीं आ पाएगी। क्यों नहीं आ पाएगी? क्योंकि फैक्ट्री में आपने जो प्रोडक्शन किया है वहां पे कुछ स्क्रैप भी निकला है। स्क्रैप निकला है तो वो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट को सब रिड्यूस कर देगा। तो सेल ऑफ स्क्रैप की वजह से आपकी फैक्ट्री कॉस्ट कम हो जाएगी। स्क्रैप कितना है? स्क्रैप से कितना पैसा मिल रहा है? 1800। करेक्ट। 1800 सब्ट्रैक्ट कर लेने के बाद जो आपकी नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? 11,000. 52,000. 52,000. 52,000। तो ये आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 52,000। इसमें कोई प्रॉब्लम? फैक्ट्री या फिर वर्क कॉस्ट 52,000। तो देखो 52,000 हमारी आ रही है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर a statement showing expenses which you would disregard in estimating cost। मतलब जब आप कॉस्ट शीट बनाते हो तो ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जिन्हें कंसिडर नहीं किया जाता? तो सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो होते हैं उनको आप कंसिडर नहीं करते। तो उसकी एक बड़ी सारी लिस्ट है हमारे पास। यहाँ अगर आप देखो, ये देखो, कल आपको कॉस्ट शीट मैंने बताई थी, वो समराइज्ड फॉर्मेट था। डिटेल फॉर्मेट ये रहा। अगर आपको कॉस्ट शीट का डिटेल फॉर्मेट देखना है तो ये रहा। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल अगर कैलकुलेट करना है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो आएगा डायरेक्ट। फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर अदर डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, फिर फैक्ट्री ओवरहेड की बड़ी सारी लिस्ट दे रखी है कि फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। फिर उसके बाद ये आया फैक्ट्री ओवरहेड में सारी आइटम्स ऐड करने के बाद इन्होंने यहाँ पर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नहीं निकाली। मैंने आपको वो भी बताया कि ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आती है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर दो तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। फिर उसके बाद उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP का एडजस्टमेंट करो। प्लीज माइक ऑफ रखो ना। आकाश, यस सर। तो इसमें यस सर। बेटा माइक ऑफ रखना है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में इन्होंने ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नहीं बता रखी। मैंने आपको जब समराइज फॉर्मेट बताया था तो बताई थी। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद क्या आता है? बोलो। Gross factory. ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर उसके बाद उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP प्लस माइनस करने के बाद क्या आता है? कॉस्ट। तो समराइज फॉर्मेट जो मैंने आपको दिया वो आपको काम की चीज है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ इन्होंने ये काम नहीं किया। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड की अगर एक रफली लिस्ट पड़े तो जैसे उन्होंने बोला इनडायरेक्ट मटेरियल, ये फैक्ट्री में हो सकता है कि जैसे ऑयल या ग्रीस या लुब्रिकेंट्स मशीनों में आप डालते हो वो मटेरियल है, पर वो इनडायरेक्ट मटेरियल है तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। लो टूल्स इन द सेंस कि जो आपके प्लायर, हैमर, रिंचेस, ये वगैरह सारी चीजें होती हैं, हैमर, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, इनका जो स्टॉक होता है, इनका फैक्ट्री में काम होता है तो लूज टूल्स उसे बोलते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस, कोई क्लीनर है, स्वीपर है, इनको पैसा देते हो। रेंट और रेट ऑफिस के भी हो सकते हैं, पर ब्रैकेट में इन्होंने लिखा फैक्ट्री, मतलब जो फैक्ट्री से रिलेटेड रेंट और रेट है वो।
लाइटिंग एंड हीटिंग ऑफिस में भी हो सकती है, पर फैक्ट्री से रिलेटेड, एफ स्टैंड फॉर फैक्ट्री। अगर लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस दे रखा और ये नहीं बता रखा कि वो कहाँ का है, ऑफिस का या फैक्ट्री का, तो फिर आप कहाँ लोगे? तो आप सोच ही नहीं सकते उसके बारे में। तो इसलिए हमेशा वो आपको क्लियर करेगा कि अगर कोई ऐसे एक्सपेंस जो फैक्ट्री में भी होते हैं और ऑफिस में भी होते हैं, तो वो कौन से कहाँ से रिलेटेड है। अगर फैक्ट्री से रिलेटेड है तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनेगा, ऑफिस से रिलेटेड है तो ऑफिस ओवरहेड का पार्ट बनेगा। पावर एंड फ्यूल, तो ये तो हमें पता है कि ये फैक्ट्री में इसका यूज होता है। रिपेयर मेंटेनेंस, अगर रिपेयर मेंटेनेंस मान लो ऑफिस की किसी एसेट का है, तो वो क्लियर करेगा कि ऑफिस से रिलेटेड है। ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, कि फैक्ट्री के अंदर एक छोटी सी यूनिट होती है जहां पे आप डिजाइन वगैरह प्रिपेयर करते हो कि क्या प्रोडक्ट बनाओगे, तो फैक्ट्री से रिलेटेड। रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट, ये भी फैक्ट्री से रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन, कोई प्लांट है तो प्लांट फैक्ट्री में ही होते हैं, उनका डेप्रिसिएशन। इंश्योरेंस, फैक्ट्री की बिल्डिंग का या फैक्ट्री की मशीनों का। वर्क मैनेजर, अगर वर्क मैनेजर सैलरी है तो वर्क मैनेजर जो है वो फैक्ट्री में होता है, और अगर नॉर्मल जनरल मैनेजर दे रखा है तो फिर वो ऑफिस में होता है। तो इस तरीके से क्लासिफाई करना है। तो ये लिस्ट ऐसा नहीं है कि ये पूरी कंप्लीट लिस्ट है फैक्ट्री ओवरहेड की, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड। अब उसके बाद डिटेल फॉर्मेट की बात कर रहे हो तो यहाँ पर देखो ऑफिस के ओवरहेड भी दे रखे हैं। ऑफिस के ओवरहेड में रेंट एंड रेट ऑफिस से रिलेटेड, सैलरी ऑफिस से रिलेटेड, इंश्योरेंस ऑफिस बिल्डिंग या इक्विपमेंट का, टेलीफोन एंड सर ये पोस्टेज। टॉपिक बुक के अंदर कहाँ पे? क्या बोल रहे हो? सर ये टॉपिक जो आप पढ़ा रहे हो सर, वो बुक के अंदर सर कितने पेज नंबर पे सर? ये रहा ना लिखा हुआ ना 259। कॉस्ट शीट है बेटा, ये कॉस्ट शीट है जो अपन ने समराइज बनाई थी ना कॉस्ट शीट, ये उसका डिटेल्ड फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। सर ये बुक के अंदर से बुक में कहाँ पे दिया हुआ सर ये? पेज नंबर 259, ये रहा ना पेज नंबर 259। ये बुक ही तो ओपन कर रखी है मैंने। ओके सर। 259 पे आप बुक देखोगे ना, बुक में 259 पे ये कॉस्ट शीट बना रखी है। तो जो मैंने कल आपको समराइज फॉर्मेट बताया इसका कॉस्ट शीट का, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड की लिस्टिंग नहीं की, ऑफिस ओवरहेड की लिस्टिंग नहीं की, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्टिंग नहीं की। तो यहाँ पर उसकी लिस्ट दे रखी है, उनमें एक्सपेंसेस दे रखे हैं कि किस किस टाइप के एक्सपेंसेस ऑफिस से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो सकते। तो रेंट एंड रेट, सैलरी, इंश्योरेंस, टेलीफोन, पोस्टेज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन फर्नीचर या फिर ऑफिस इक्विपमेंट का, लीगल एक्सपेंस, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस। अब बैंक चार्जेस और ऑडिट फीस मतलब जो आपके अकाउंट्स होते हैं जो आप मेंटेन करते हो, उनका अगर आपको चेक रीचेक करवाना है या फिर गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट्स को चेक करवाना मैंडेटरी है, किसी चार्टेड अकाउंटेंट से सर्टिफाइड कराना मैंडेटरी है, तो उसकी ऑडिट कराई जाती है। तो उसका जो चार्जेस देते हो, तो वो बुक्स वगैरह आपकी चेक करते हैं, तो वो सारा आप मेंटेन कहाँ करते हो अपने बिजनेस का बुक्स? ऑफिस में। तो इसलिए ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। बैंक चार्जेस ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। और फिर उसके बाद जब हम फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड का एडजस्टमेंट करने पर कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड आएगा। उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड कर दोगे तो उसकी लिस्ट बना रखी है, तो कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल जिसका नाम दिया था। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में किस टाइप के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे शोरूम का रेंट, सेल्समैन की सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, या कोई प्रिंटिंग स्टेशनरी आइटम कंज्यूम हो रहा है सेल्स डिपार्टमेंट में, एडवर्टीजमेंट या पोस्टेज, या फिर कलेक्शन एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन, और सैंपल या फ्री गिफ्ट्स वगैरह आपने डिस्ट्रीब्यूट किए तो ये एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। तो इन्होंने लिस्टिंग की है, बस मैंने आपको जो अपनी समराइज कॉस्ट शीट में नहीं बताया वो ये था कि ऑफिस ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर क्या क्या आता है वो ओरली डिस्कस किया और यहाँ पर उन्होंने उसकी लिस्ट बना रखी है। बाकी ये कॉस्ट शीट और हमारी कॉस्ट शीट में कोई डिफरेंस है क्या? बोलो। No, sir. नहीं है। No, sir. पर इनकी कॉस्ट शीट में कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं? जैसे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट नहीं निकाला इन्होंने अपनी कॉस्ट शीट में, तो हमने एडिशनली ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट और नेट फैक्ट्री कॉस्ट में डिस्टिंग्विश किया। दूसरी प्रॉब्लम कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी कैसे इंपॉर्टेंट होता है आगे की क्वेश्चंस करोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा
ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने जो डायरेक्ट दे रखा है यहाँ पर, मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ ये जो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है ना, इसका डिटेल भी लिखा है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कैसे आएगा। ये कई बार आपको गिवन नहीं होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे उसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने कॉस्ट शीट में दिया है, मेरी समराइज कॉस्ट शीट में, पर उसको मैंने डिटेल में बात नहीं की उसके बारे में, क्योंकि थियोरेटिकली वो समझ में नहीं आता। तो जब उसको प्रैक्टिकल से रिलेट करोगे तब चीजें समझ में आएंगी। तो क्या रफली कॉस्ट शीट का आइडिया लग गया सब बच्चों को? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, अब आ जाओ Yes, sir. उन एक्सपेंसेस पे जो कंसिडर नहीं होते। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है द फॉलोइंग आइटम आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट। ये रही लिस्ट, ये सारे आइटम कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है सिर्फ वही कॉस्ट का पार्ट होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट होता है, और उसके अलावा अगर कोई पैसा खर्च हो रहा है तो वो हमारी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा। तो क्या बड़ी सारी लिस्ट है। इनकम टैक्स, प्रोडक्ट बन जाएगा, उसके बाद जब सेल होगा तब हमें पता पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है, इनकम हो रही है, उस पर हमें जो टैक्स देना है। तो क्या प्रोडक्ट की प्रोड्यूस करते वक्त ये एक्सपेंस हो रहा है, या प्रोड्यूस हो जाने के बाद सेल करोगे, सेल के बाद जो No. प्रॉफिट होगा उस पर ये एक्सपेंस होगा? सेल के बाद तो प्रॉफिट होगा तब profit उसके पे। ऊपर तो इसका मतलब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड ये एक्सपेंस है या नहीं? नहीं है सर। सही मायने No, में sir. ये एक्सपेंस ही नहीं है, ये ड्राइंग्स का पार्ट होता है, इसको हम एक्सपेंस कंसीडर ही नहीं करते। अब याद करो 11th में जब आपने जर्नल पढ़ा था तो इनकम टैक्स पेड करने की एंट्री आप ड्राइंग टू कैश या बैंक करते थे। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस कंसीडर ही नहीं होता, इनकम टैक्स ट्रेडिंग या पीएनएल में आता ही नहीं है। तो ये तो पहली बात तो वैसे ही एक्सपेंस नहीं है। और अगर कॉस्ट शीट की बात कर रहे हैं तो जो है ये रेलिवेंट आइटम है, इसको नहीं लोगे। उसके बाद है डिविडेंड टू शेयर होल्डर। क्या मतलब होता है डिविडेंड टू शेयर होल्डर का? डिविडेंड नहीं देती कि कंपनी जब शेयर लिस्टेड Profit कर होने के देती है, बाद में कंपनी प्रॉफिट को बांटना, टेक्निकली लिस्ट कर डिविडेंड जो होता है प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है शेयर होल्डर्स के बीच में। तो जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर टेक्निकली कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं लाभांश डिविडेंड को। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट नहीं है तो उनको नहीं पता होगा। लाभांश का मतलब लाभ में अंश, मतलब प्रॉफिट में शेयर। तो डिविडेंड प्रॉफिट में शेयर होता है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो मुझे ये बताओ कि ये डिविडेंड जो है आप शेयर होल्डर्स को जो दोगे, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त ये उससे रिलेटेड आइटम है, या प्रोडक्ट बन गया उसके बाद सेल हुआ, सेल के बाद प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, उससे रिलेटेड आइटम है? प्रॉफिट के बाद Profit को डिस्ट्रीब्यूट किया उसके distribute- बाद। हाँ, Profit के बाद. करेक्ट। तो कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त ये आइटम रेलिवेंट है या इररेलेवेंट? Irrelevant. irrelevant. तो ये जो आपको लिस्ट दिख रही है ना, इसको एक एक आइटम को ध्यान से सुनना, और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए इस आइटम से रिलेटेड तो मुझसे बात करना। थर्ड टर्म दे रखा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। जब आप शेयर्स और डिबेंचर्स को पब्लिक में इशू करते हो तो कंपनी का फंड रेज होता है, पैसा आता है कंपनी के पास, और जब उसका रिडम्पशन होता है मतलब रीपेमेंट होता है, पैसा आपको जब शेयर होल्डर्स को या डिबेंचर होल्डर्स को लौटाना होता है, तो उस रीपेमेंट को टेक्निकली कंपनीज रिडम्पशन बोलती है। और रिडम्पशन का जो प्रीमियम है, इन द सेंस जो पैसा आपने पब्लिक से लिया, अगर उससे ऊपर उससे एक्स्ट्रा मनी आप पब्लिक को रिटर्न कर रहे हो तो उसे हम प्रीमियम कहते हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या ये प्रीमियम जो है, जो आप कंपनी के लिए एक तरीके से लॉस है, एक्सपेंस है? क्यों? क्योंकि कंपनी ने जो पब्लिक से, शेयर होल्डर से या डिबेंचर होल्डर से जो पैसा ले रखा है उससे एक्स्ट्रा उनको लौटाना पड़ रहा है। तो ये जो प्रीमियम का लॉस है ये प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए काम आएगा? No, sir. No, नहीं। sir. तो इसका मतलब ये जो प्रीमियम का लॉस है ये तो कंपनी जब अपना रीपेमेंट करती है, अपने डेब्ट्स का रीपेमेंट करती है, पैसा लौटाती है, क्योंकि उन्होंने फंड रेज कर रखे हैं, पब्लिक से पैसा ले रखा है शेयर्स और डिबेंचर्स के रूप में, तब उनको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो रिटर्न करते वक्त कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न कर रही है, तो
तो ये किसी ईयर का प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, तो इसलिए इररेलेवेंट आइटम है, अनकंसिडरेबल आइटम है। ऐसे ही दे रखा है कैपिटल लॉसेस, दैट इज लॉस आउट ऑफ सेल्स। कैपिटल लॉसेस, लॉस आउट ऑफ सेल्स नहीं समझ में आएगा। कैपिटल लॉसेस को ऐसे समझो, जैसे मान लो एक होता है रेवेन्यू लॉस, एक होता है कैपिटल लॉस। रेवेन्यू लॉस मतलब आपकी कोई रेगुलर एक्टिविटी है जो गुड्स परचेज और सेल करने से रिलेटेड एक्टिविटी है, अगर उसमें आपको कोई लॉस हो रहा है तो वो रेवेन्यू लॉस। मतलब गुड्स परचेज किया और गुड्स सेल किया, तो इनकम कम है, एक्सपेंस ज्यादा है, तो लॉस, वो रेवेन्यू लॉस, क्योंकि आपकी ये ट्रेडिंग एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, रेगुलर एक्टिविटी है, तो वो रेवेन्यू लॉस होता है। कैपिटल लॉसेस ऐसी एक्टिविटी से होता है जो आपकी इनफ्रीक्वेंट होती है, इररेगुलर एक्टिविटी होती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, नॉन रिकरिंग एक्टिविटी होती है, जो बार बार नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर आपने अपनी बिजनेस में कोई मशीन पड़ी थी या बिल्डिंग थी या फर्नीचर था, उसको सेल कर दिया, तो ये हमारा काम नहीं है। हम मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर को बिजनेस में यूज करने के लिए लाए थे, सेल करने के लिए लाए नहीं थे। अब आपको मान लो कि कोई भी असेट थी जिसकी लाइफ 10 ईयर्स थी, 10 ईयर्स पूरे हो गए, अब आपको उस असेट को सेल करना है, सेल कर दिया, तो ये लॉस आपका प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड है। आपको प्रोडक्शन तो रोज करना है, मतलब हर साल करना है, और ये लॉस आपको हर साल, मतलब वो प्रोडक्ट बनाते वक्त ये रेलिवेंट आइटम होगा या इररेलेवेंट आइटम होगा? irrelevant, क्यों? क्योंकि जब आप असेट्स को सेल करोगे तो वो असेट कभी इरेगुलर बेसिस पे जैसे 2 4 5 साल 10 साल बाद सेल होगी, और हमें प्रोडक्ट हर साल बनाना है, हर साल बनाना है, तो बनाते वक्त जो पैसे खर्च हो रहे हैं प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए। और ये इस टाइप के लॉसेस, कैपिटल लॉसेस जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे। आगे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिबेंचर्स और बैंक इंटरेस्ट। आपने जो लोन ले रखा है, आपने जो लोन ले रखा है, तो वो लोन पर जो आपने इंटरेस्ट पे किया, या डिबेंचर जो पब्लिक से आपने लोन ले रखा है उस पे जो इंटरेस्ट दिया, या बैंक से कोई लोन ले रखा है उस पे कोई इंटरेस्ट दिया, तो ये इंटरेस्ट जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? लोन का पर्पस, डिबेंचर का पर्पस सिर्फ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना ही तो नहीं हो सकता, आपके और भी बिजनेस ऑपरेशन होते हैं, उससे रिलेटेड भी उस लोन का यूटिलाइजेशन होता है। डिबेंचर इशू करके जो पैसा आपको मिला उसका यूटिलाइजेशन और भी हो सकता है। तो ये एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, कॉस्ट रिलेटेड एस्पेक्ट नहीं है। तो इसलिए अगर कोई भी लोन पर इंटरेस्ट है या डिबेंचर पे इंटरेस्ट है तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? यस सर। yes sir, ओके। और डोनेशन, आपने कुछ अपने बिजनेस में डोनेट किया, तो डोनेशन करके अगर आप उस डोनेशन को अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे तो अननेसेसरी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप अपने बिजनेस में अच्छे कामों के लिए पैसा डोनेट कर रहे हो, और डोनेट करके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा रहे हो, और प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा के मार्केट में जब सेल करोगे तो फिर उसकी सेलिंग प्राइस भी बढ़ेगा। तो कंपटीशन इतना है कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट ही अगर ज्यादा होगी तो फिर आप उसकी सेलिंग प्राइस ज्यादा रखोगे, सेलिंग प्राइस ज्यादा रखोगे, सेलिंग प्राइस ज्यादा रखोगे तो वो फिर सेल ज्यादा में होगा, मतलब उसका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तो एक कंपटीशन नहीं मिल पाएगा। बच्चों एक सेकंड प्लीज होल्ड करना, एक सेकंड प्लीज। हाँ, तो डोनेशन अगर आप अपने बिजनेस में कर रहे हो तो वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड डोनेशन नहीं कर रहे, इसलिए उसे प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनना चाहिए। उसके बाद दे रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई बच्चा एक भी एग्जांपल बता सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का? कैपिटल एक्सपेंडिचर मींस व्हाट? Purchase of machinery. करेक्ट, machinery, कोई फिक्स एसेट को परचेज करना। तो अगर आप मशीन परचेज कर रहे हो तो क्या एक ही साल में प्रोडक्ट को बनाने के काम में ले लोगे या उसको सालों साल यूज करते रहोगे? सालों साल Follow सर। solid. हाँ, सालों साल, तो उस मशीन का सालों साल, डेप्रिसिएशन, करेक्ट, अगर मैं बोलूं कि 1 लाख रुपए की एक मशीन परचेज की जिसकी लाइफ 5 ईयर्स थी, तो 1 ईयर का एक्सपेंडिचर 20,000 है या 1 लाख है? 20. करेक्ट। 20, आपको एक्सपेंसेस को प्रॉपर सेग्रीगेट करना है, उनके पार्ट्स बनाने हैं, क्योंकि मशीन जो आपने 1 लाख में परचेज की उसे आप
1 ईयर यूज नहीं करेंगे, 5 ईयर यूज करेंगे। तो वो एक्सपेंडिचर जो 1 लाख था वो 1 ईयर का नहीं है, 5 ईयर्स का है। तो इसलिए 1 ईयर से रिलेटेड जो उसका डेप्रिसिएशन वाला पार्ट है कि जितना आपने उस साल यूज किया वही आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट में आएगा। तो जब भी कोई फैक्ट्री वगैरह होती है, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई मशीन होती है, तो उसका हम डेप्रिसिएशन लेते हैं प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त, पूरा कॉस्ट अमाउंट नहीं लेते। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए रेलिवेंट है। उसके बाद दे रखा है डिस्काउंट ऑन शेयर्स। थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन है पर ये अच्छे से क्लियर होगा तो जब आप आगे कॉस्ट शीट बनाओगे, तो कॉस्ट शीट बनाते वक्त अगर इनमें से कोई आइटम हो गया तो उसे आ गया तो उसे छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ते वक्त आपको एक लॉजिक पता होना चाहिए कि आपने उसको क्यों छोड़ा, क्यों स्किप किया प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त। इसलिए इनको डिस्कस कर रहे हैं। आगे दे रखा है डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। क्या इसको प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड ही एक्सपेंस है या फंड रेज करने से रिलेटेड एक्सपेंस? No, sir. No, सर sir. फंड रेज। हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर को अगर आप कमीशन दे रहे हो, मैनेजिंग डायरेक्टर जो आपकी पूरी कंपनी को मैनेज करते हैं, तो क्या वो सिर्फ आपका ये फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ वर्क देखेगा? फैक्ट्री से रिलेटेड वर्क तो वर्क मैनेजर देखेगा। तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो तो कंपनी के पूरे बिजनेस अफेयर्स देखते हैं। उनको अगर आप कमीशन दे रहे हो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में थोड़ी ऐड कर दोगे। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ये रेलिवेंट आइटम है। अंडर राइटिंग कमीशन, कोई बच्चा बता सकता है अंडर राइटिंग कमीशन का टेक्निकली मतलब क्या होता है? जब अपने प्रोस्पेक्टस बनाते तब वो देते नहीं क्या कमीशन, अपने आईपीओ प्रोस्पेक्टस लाते तब? बनाते वक्त कोई कमीशन नहीं आता। अंडर राइटिंग कमीशन उससे रिलेटेड नहीं होता भाई। अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है? जब कंपनी अपना शेयर इशू लेके आती है ना, तो उनको एक इनसिक्योरिटी होती है। किस चीज की इनसिक्योरिटी? की जो मार्केट में उन्होंने शेयर इशू लेके आए, क्या वो इशू 100% सक्सेस होगा या नहीं। क्योंकि हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना मिलना चाहिए, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%। 90%. 90%। तो अगर मान लो कि कंपनी ने 1 लाख नंबर ऑफ शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया, 1 लाख नंबर ऑफ शेयर इशू करने के लिए कंपनी ने शेयर का प्रोस्पेक्टस इशू किया। अब अगर पब्लिक 90% भी शेयर अप्लाई ना करे, तो इस सिचुएशन में कंपनी का वो जो इशू है जिसके लिए उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है वो इशू फेल हो सकता है। तो कंपनी उस इशू को फेल करने से बचने के लिए कुछ ऐसे लोगों को ढूंढती है जो कंपनी को गारंटी दे कि पब्लिक अगर आपके शेयर नहीं लेगी तो हम आपके शेयर लेंगे। कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उनको मिनिमम 90% पब्लिक से सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए। पब्लिक उनके 90% शेयर अप्लाई करे, ये मैंडेटरी है। और अगर ऐसा नहीं करती तो कंपनी का इशू फेल हो जाता है। तो कंपनी का इशू फेल हो जाता है तो कंपनी के रेपुटेशन पे काफी फर्क पड़ता है। तो अगर उनको अपनी रेपुटेशन बचानी है, शेयर इशू फेल होने से बचाना है, तो कुछ ऐसे गारंटर्स को ढूंढती है जो कंपनी को गारंटी दे कि पब्लिक आपके शेयर नहीं लेगी तो हम लेंगे। तो उसके बदले में जो कंपनी उनको कमीशन देती है उसको हम अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं। और जो पर्सन गारंटी देते हैं उसको टेक्निकली अंडरराइटर बोलते हैं। और जनरली ये अंडरराइटर बैंक्स होते हैं, क्योंकि कंपनी का शेयर इशू बहुत बड़ा होता है, लाखों करोड़ों रुपए में होता है। और इतनी बड़ी गारंटी बैंक वगैरह ही दे सकता है। तो बैंक का भी यही काम होता है कि कंपनीज को गारंटी देना कि पब्लिक आपके शेयर नहीं लेगी तो हम लें। तो बताओ कि प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड है क्या ये आइटम, या No, फंड sir. रेज करने से No, रिलेटेड sir. आइटम? फंड रेज करने से रिलेटेड है ना? Yes, sir. अब है ना, यस सर। जो इसके रिमेनिंग आइटम्स है वो अभी आगे डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। अंडर राइटिंग तो बता दिया मैंने तुम्हें। राइटिंग ऑफ गुडविल, रिजर्व एंड बैड डेट, ट्रांसफर टू ऑल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग ऑफ प्रोप्राइटर, ऑल पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ऑनर, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड नहीं किए जाते। इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सर हाँ बोलो बेटा। सर है ना, डिस्काउंट अलाउ और ना डिस्काउंट रिसीव होकर आए तो उनको लिखना है या नहीं? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि वो डिस्काउंट जो है वो ट्रेड से रिलेटेड होता है, गुड्स की सेल से रिलेटेड होता है। अगर आपने गुड डिस्काउंट अलाउड किया इसका मतलब आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो। सेल कर रहे हो इसका मतलब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड वो एक्सपेंस नहीं है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बन सकता। और सर लॉस ऑफ फायर भी नहीं लिखेंगे? लॉस ऑफ फायर किस चीज का? गुड्स का।
गुड्स का लॉस ऑफ फायर, प्रोडक्ट की कॉस्ट, भाई गुड्स आपका प्रोड्यूस हो गया, हमें यहाँ पे निकालना है जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके प्रोडक्शन के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है उसकी कॉस्ट। तो गुड्स अगर प्रोड्यूस हो गया, अब वो लॉस बाय फायर है तो वो एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, नॉन कॉस्ट वाला एस्पेक्ट नहीं, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड एस्पेक्ट नहीं। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, एक बार ये दे रखा है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंसेस व्हिच यू वुड डिसरिगार्ड इन एस्टिमेटिंग कॉस्ट। मतलब जब आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो कॉस्ट को कैलकुलेट करते वक्त कौन कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हमें नहीं लेना चाहिए। तो रेंट एंड रेट्स, रेंट, क्या रेंट आपके बिजनेस, जैसे मान लो फैक्ट्री का रेंट है या ऑफिस का रेंट है या शोरूम का रेंट है, तो क्या वो रेंट आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं? बनेगा सर। बनेगा सर। आगे दे रखा है रेंट एंड रेट के बाद इंश्योरेंस ऑफ ऑफिस, ऑफिस का इंश्योरेंस कराया आपने, तो ये आपकी प्रोडक्ट का कॉस्ट पार्ट बनेगा या नहीं? बनेगा नो सर। बनेगा सर। इंश्योरेंस बेटा, ऑफिस का इंश्योरेंस, आपके अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हो तो हमें सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट कंसिडर नहीं करने होते। तो ऑफिस आपको चाहिए, प्रोडक्ट की कॉस्ट, जैसे भाई ऑफिस में भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो अगर इंश्योरेंस करा रहे हो आप ऑफिस का, किसी भी चीज का, ऑफिस बिल्डिंग का, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनता है। आपने ऑफिस ओवरहेड्स पढ़े थे या नहीं? ऑफिस sir. ओवरहेड पढ़े थे ना? Yes. तो ऑफिस ओवरहेड में ऑफिस का इंश्योरेंस अगर करा रहे हो तो वो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट। बैड डेप्ट नहीं है प्रोडक्ट की कॉस्ट। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मान लो कि कोई प्रोडक्ट आपने प्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद प्रोडक्शन के बाद उस प्रोडक्ट को आपने सेल किया, सेल करने के बाद आपको पता पड़ता है कि कोई डेटर आपको पैसा नहीं देगा, तो ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद का एक्सपेंस या लॉस है ना, है या नहीं? Yes, प्रोडक्ट sir. को प्रोड्यूस करने के बाद का एक्सपेंस या लॉस है, इसलिए ये प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। सेम डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट आप अलाउ कब करते हो? जब आपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया, फिर जब कस्टमर्स आपको पेमेंट करते हैं, तो अगर अर्ली पेमेंट करते हैं, इमीडिएट पेमेंट करते हैं, तब आप उनको डिस्काउंट अलाउ करते हो। तो ये प्रोडक्ट को बनाते वक्त खर्चा हो रहा है या बनाने के बाद सेल कर दिया उसके बाद खर्चा हो रहा बनाने के बाद है? करेक्ट। इसीलिए इसे भी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे बच्चों। उसके बाद दे रखा है बैंक चार्जेस। आप याद करो ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस जब आपने पढ़े थे, ऑफिस ओवरहेड, तो वहां पर बैंक चार्जेस वाला पार्ट था या नहीं? ये देखो, ये रहा बैंक चार्जेस, तो ये ऑफिस ओवरहेड है या नहीं? है Yes, सर। sir. तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं? बनेगा सर। बनेगा। तो हमें ये आइटम जो इररेलेवेंट है उसकी लिस्ट में रखना है या नहीं रखना? नहीं रखना। करेक्ट। नहीं रखना। फाइनली डोनेशन, पैसा आपने कहीं डोनेट कर दिया, तो वो डोनेशन कॉस्ट की, कॉस्ट शीट का पार्ट बनेगा या नहीं? नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा सर। करेक्ट, नहीं बनेगा। तो अभी जो पूरी लिस्ट मैंने नहीं पढ़ी, इसके आगे की जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको अपन कल देख लेंगे। आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, एग्जांपल नंबर 8, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। आपको डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट कैलकुलेट करना है। प्राइम कॉस्ट दे रखा है बच्चों 50,000 और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखा है 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट। मुझे कोई बच्चा बता सकता है प्राइम कॉस्ट के कितने पार्ट होते हैं, प्राइम कॉस्ट के कितने एलिमेंट होते हैं? एलिमेंट होता है। तीन। कौन कौन से? तीन कौन कौन से? डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, Direct, direct wages, other direct. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर इस क्वेश्चन में प्राइम कॉस्ट दे रखा है एक तो, और दूसरा डायरेक्ट दे रखा है कि डायरेक्ट लेबर जो था वो 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट था, और आपसे डायरेक्ट मटेरियल पूछ लिया, तो आप क्या अज्यूम करोगे कि यहाँ पे अदर डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं? रीजॉइन करना बच्चों क्लास। नहीं है। अदर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ प्राइम कॉस्ट के दो ही पार्ट है, मटेरियल और वेजेस। अगर लेबर 70% है तो मटेरियल कितना परसेंट होगा? 30%। 50,000 का 30% 15,000। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट 15,000, ये आंसर आ रहा है या नहीं? Yes, sir. डायरेक्ट आ रहा है ना? इन्होंने पहले डायरेक्ट लेबर